सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब लोग? कल अपने क्या पढ़ लिया था कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तभी रिएक्शन होती है। दैट मीन्स कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के साथ बाइंड करता है तो रेप्लिकेशन होता है, या फिर आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के साथ बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। और कोई भी एंजाइम जब तक डीएनए के साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये हमने कल पढ़ लिया था कि रियली में हम कैसे पता करेंगे कि ऐसा होता है। ओके, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक और स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। अब वो स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा होगा बुक्स के अंदर कि इंसुलिन के पास में 2 सब यूनिट्स होती है। ओके, अल्फा और बीटा। डीएनए पॉलीमरेज के पास 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। तो बुक्स में तो सीधे सीधे दे दिया कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता है, किसने जब जिसने लिखा है वो उसको कैसे पता था कि इस डीएनए पॉलीमरेज के अंदर 3 सब यूनिट्स हैं? उसने कैसे फाइंड आउट किया होगा? तो कल हमने एक मेथड पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसकी मदद से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास में, प्रोटीन जो है सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। दैट मीन्स एक से ज्यादा सब यूनिट्स जब आपस में नॉन कोवेलेंट या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है, तब जाकर जब बहुत सारी सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में कुछ बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये जो बॉन्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, और वॉन्डर वॉल या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे आइटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। NH3 जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, R ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन NH2 के साथ जुड़ेगा, फिर कार्बन जुड़ेगा, ऊपर एक R ग्रुप, H, C डबल बॉन्ड O, OH। गॉट इट? तो ये एक अमीनो एसिड है। अब जब इस अमीनो एसिड के साथ में नया बॉन्ड बनेगा तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, और जब ये बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो एक सब यूनिट बन जाएगी। तो अब 2 सब यूनिट्स आपस में कैसे जुड़ी होगी? ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक सब यूनिट हमारे पास में ये है, एक प्रोटीन है हमारे पास में। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है A, उसके पास में 2 सब यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा और गामा। ओके, तो एक सब यूनिट है ये। अब हमें पता है कि डीएनए ऑलवेज फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, तो सब यूनिट भी फोल्डेड होंगी। गॉट इट? तो एक सब यूनिट हमारे पास में ये है और दूसरी सब यूनिट है ये, और इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग हो रखी है। ये है सब यूनिट 1, ये है सब यूनिट
ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो दो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बना है। अब ये जो दो अलग अलग सब यूनिट्स हैं, इन दो अलग अलग सब यूनिट के अंदर जो बॉन्डिंग हो रखी है वो यही बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक, वॉन्डर वॉल, या फिर डाइसल्फाइड। ये जो बॉन्ड्स हैं ये दो सब यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल एक टेक्निक पढ़ी थी। उस टेक्निक के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि किसी प्रोटीन के अंदर कितनी सब यूनिट्स है और उनकी स्ट्रक्चर भी हम आराम से पता कर पाएंगे। कैसे, देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सेल, ठीक है, कल वाला प्रोसेस, सेल को होमोजिनेट किया, होमोजिनेट करके उसका सारा कंटेंट बाहर सेल ट्यूब के अंदर ले लिया। इसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, तीनों है। अब इन तीनों में से हमने एक केवल प्रोटीन का मिक्सचर अलग कर लिया, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन हैं। अब ये जो बहुत सारे प्रोटीन हैं उसके अंदर से हम एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बाहर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ए, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है हमने इसको आइसोलेट करके एक ट्यूब के अंदर ले लिया जिसके अंदर केवल ए प्रोटीन है। अब ये जो ए प्रोटीन है इस ए प्रोटीन को हम जेल के ऊपर डालने वाले हैं। गॉट इट? ये जो जेल है, तो प्रोटीन के लिए जो जेल हम यूज लेंगे उस जेल का नाम होता है पॉली एक्रिल एमाइड जेल। ओके, दैट मीन्स पॉली का मतलब पॉलीमर या बहुत सारे, एक्रिल का मतलब होता है 3 कार्बन, 3 कार्बन के स्ट्रक्चर को एक्रिल बोलते हैं, और एमाइड जो होती है वो होता है NH2। ठीक है, तो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक्रिल, तो 3 कार्बन के साथ जब हम NH2 लगा देंगे और जब उसका पॉलीमर बना देंगे तो पेज बन जाएगा। इट्स कॉल्ड एज पॉली एक्रिलेमाइड जेल, दैट मीन्स पेज। गॉट इट? तो हमने इस पॉली एक्रिलेमाइड जेल के ऊपर हमने जेल बिछा दी और इस जेल के अंदर हमने हमारा ये कंटेंट डाल दिया। ये जो प्रोटीन ए है ये हमने डाल दिया। तो अभी प्रोटीन एकदम फोल्डेड फॉर्म में है। दैट मीन्स कि अभी हमने जो उसकी सब यूनिट्स है उन सब यूनिट्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो रखी है, वो आराम से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्सली बाउंडेड है, चाहे कितनी भी सब यूनिट्स हैं। गॉट इट? हमें नहीं पता कि अभी तक इसके अंदर कितने सब यूनिट्स हैं, तो हमने इस प्रोटीन को डायरेक्टली जेल के अंदर डाल दिया। अब ये प्रोटीन यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर जगह पर आकर अपना बैंड शो करेगा। इस पर्टिकुलर जगह पर इसका जो बैंड है वो दिखा रहा है 100 किलो डाल्टन का। गॉट इट? 100 किलो डाल्टन का जब हमने बैंड देखा तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो प्रोटीन हमें दिया गया है ट्यूब के अंदर, उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 100 किलो डाल्टन है। ये जो 100 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, अब हम क्या करते हैं, सेम ट्यूब को ये जो सेम ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर हम देते हैं बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। तो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या काम करता है? बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का काम है कि जो फोल्डेड प्रोटीन होती है उनके अंदर जो फोर्सेज हैं, ऐसे फोर्सेज जो उस प्रोटीन की सब यूनिट्स को फोल्ड करके जा रहे हैं,
या फिर दो सब यूनिट्स को आपस में जोड़ रहे हैं उन फोर्सेस को खत्म कर देगा। बीटा मर्केप्टा इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग तोड़ देगा, वान डेर वाल बॉन्डिंग तोड़ देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग तोड़ देगा, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग तोड़ देगा। जितनी भी बॉन्डिंग है सारी बॉन्डिंग तोड़कर उस प्रोटीन को लीनियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। गॉट इट? तो अब हमने क्या किया, इसको बीटा मर्केप्टा इथेनॉल दे दिया। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में प्रोटीन था, इस प्रोटीन के पास में दो सब यूनिट्स थी, एक तो ये सब यूनिट ए और एक और सब यूनिट थी जो इसके साथ बाइंडेड थी, सब यूनिट बी। तो बीटा मर्केप्टा इथेनॉल ने क्या किया, ये जो बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में हो रखी थी इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। ठीक है, बीटा मर्केप्टा इथेनॉल इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा और उसके अलावा जो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, जिस बॉन्डिंग से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर अक्वायर करके जा रहे हैं, उस बॉन्डिंग को भी ब्रेक कर देगा। तो इससे क्या हुआ, जब हमने बीटा मर्केप्टा इथेनॉल देंगे तो हमें दो लीनियर स्ट्रक्चर पाई जाएगी प्रोटीन की, इसकी सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। तो दोनों जो सब यूनिट्स हैं प्रोटीन्स की, ये दोनों सब यूनिट्स अब अलग अलग हो गई है बीटा मर्केप्टा इथेनॉल देने के बाद में, और प्रोटीन ने लीनियर स्ट्रक्चर अक्वायर कर लिए। जैसे अब हमने क्या करेंगे, ये सब ट्यूब के अंदर तो हो रहा है, तो इस ट्यूब के अंदर अब हमने जैसे हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर आ चुकी है दोनों सब यूनिट्स की, अब हम इसके अंदर एसडीएस डालेंगे। तो एसडीएस क्या है? एसडीएस है सोडियम डोडोसिल सल्फेट। अब सोडियम डोडोसिल सल्फेट की क्या जरूरत है, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि सोडियम डोडोसिल सल्फेट देना पड़ गया? तो सोडियम डोडोसिल सल्फेट क्या करके जाता है, सोडियम डोडोसिल सल्फेट नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और जब हम किसी भी लीनियर प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देंगे तो जब एसडीएस देंगे तो एसडीएस क्या करेगा, इसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा और प्रोटीन को एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों चाहिए प्रोटीन को यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, क्यों जरूरत पड़ गई एसडीएस की? तो एसडीएस की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए आरएनए है, उनके ऊपर तो यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उनकी जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट ग्रुप की होती है और फॉस्फेट खुद नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए और आरएनए को तो नेगेटिव चार्ज की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन के अंदर ऐसा क्या है कि उसको जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या होता है कि अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि एक अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटीन जो है वो अलग अलग अमाइनो एसिड से बना होगा, तो उसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कुछ अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो अगर अब हमने जब बीटा मर्केप्टा इथेनॉल दिया तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, जितनी भी सब यूनिट्स हैं जो लीनियर हो गई थी, अब लीनियर होने के बाद में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है आउट हो गए या एक्सपोज्ड हो गए। एक्सपोज्ड होने का मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज के अमाइनो एसिड्स थे, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में दो सब यूनिट्स मिली है, इन सब यूनिट्स के ऊपर कुछ के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा और कुछ के ऊपर कुछ जगह पर पॉजिटिव चार्ज होगा। गॉट इट? तो नॉर्मली सब यूनिट्स फोल्डेड थी और बाहर की साइड में नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब यूनिट्स लीनियर हो चुकी है और लीनियर होने के बाद में इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सपोज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज जब एक्सपोज्ड हो गया है तो जब हम जेल पे रन करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है जो कि रन करने जा रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाऊं या नेगेटिव चार्ज की तरफ जाऊं, मैं नियर टू वेल रहूं या फार फ्रॉम वेल रहूं, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। और जब भी आप कंफ्यूज होते हो आप किसके पास जाते हो?
एक अच्छे दोस्त के पास, ठीक है। तो कंफ्यूज होने के बाद में जैसे ही प्रोटीन कंफ्यूज हो गया तो उसके लिए एक अच्छा दोस्त है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट, जो उसको 100% नेगेटिव चार्ज देके जाएगा, एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देके जाएगा। अब जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट देंगे SDS, जो कि खुद नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है उस जगह को मास्क कर लेगा। मास्क कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो प्रोटीन है, सब यूनिट है जो लीनियर हुई है, उसके ऊपर कोई कितने भी अमाइनो एसिड थे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूं ना, SDS ने बोला मैं भाग के जाऊंगा और इनको मास्क कर लूंगा। मतलब अगर तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें नेगेटिव चार्ज ही दिखाई देगा, अंदर चाहे कितना ही पॉजिटिव चार्ज हो, मैंने उसको मास्क कर लिया है, मैंने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से अब प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज। और अब हम क्या करेंगे, अब जिस SDS ने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया, अब जब SDS इसको कवर कर चुका है, एसडीएस डाल दिया। एसडीएस डालने के बाद में ये यूनिफॉर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको डालेंगे हम वापस से पेज के अंदर, ठीक है। जैसे ही हमने इसको यहाँ वेल के अंदर डाला और वेल के अंदर डालते हैं, देखते हैं हमको दो सबयूनिट मिलेगी। एक मिलेगी 60 किलो डाल्टन के ऊपर और एक मिलेगी 40 के ऊपर। एक्सपेरिमेंट वापस से रिवाइव कर लेते हैं। सबसे पहले सेल लिया, सेल को होमोजिनेट किया, होमोजिनेट करके डीएनए आरएनए प्रोटीन सारे आइसोलेट कर लिए। आइसोलेट करने के बाद में जो प्रोटीन्स थे, उन प्रोटीन्स को हमने एक पर्टिकुलर प्रोटीन को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में डायरेक्ट पेज कर दिया। तो जब प्रोटीन को हम बिना आइसोलेट किए डायरेक्ट पेज कर देंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफोरेस कर दे, तो ये बोली जाती है नेटिव पेज। और नेटिव पेज के अंदर प्रोटीन केवल सिंगल बैंड शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेटिव पेज के अंदर प्रोटीन फोल्डेड है, उसकी सब यूनिट्स आपस में बाउंडेड है। आपने कुछ उसको ऐसा दिया ही नहीं है जिससे कि उसकी सब यूनिट्स आपस में हट जाए या फिर वो लीनियर हो जाए। वो तो एक ही बैंड शो करेगा, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल साथ में मूव करेंगे, और साथ मूव करेंगे तो एक ही बैंड शो करेगा, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का एक ही मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। लेकिन जब हम यही काम सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल की उपस्थिति में करते हैं, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट के साथ में, जब हम पहले प्रोटीन को बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट के साथ में देते हैं और उसके बाद जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो वो कहलाती है SDS पेज। ये कहलाती है SDS पेज। तो इस तरीके से नेटिव पेज जब हमने किया था, नेटिव पेज करने के अंदर हमने ना तो SDS का यूज लिया, ना हमने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का यूज लिया। तो जब हमने SDS और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का यूज ना लिया था, तब क्या था कि प्रोटीन है फोल्डेड फॉर्म में था, ये प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में। अब जब हम इसको ऐसे कैसे डाल देंगे, तो इस अगर मान लीजिए इसके अंदर दो सब यूनिट्स हैं, तो दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है। अब जब दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी आपस में जुड़ा हुआ है, और जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आपस में जुड़ा हुआ है, तो जब SDS पेज के अंदर या फिर जेल के अंदर हम डालेंगे, तो वो एक साथ मूव करेंगे, और एक साथ मूव करेंगे तो सिंगल बैंड आएगा। लेकिन जब हम SDS देंगे और जब हम पेज देंगे, SDS देंगे और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल देंगे, तब हम देखते हैं कि दोनों सब यूनिट्स अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाएगा। और वो कौन ब्रेक करेगा? वो ब्रेक करेगा बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। और जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो जो प्रोटीन की सब यूनिट्स है वो अलग अलग हो गई। और अब जब ये मूव करेगी, तो कोई सब यूनिट जो है वो आगे मूव करेगी और कोई पीछे, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है वो डिवाइड हो चुका है। एक आ चुका 60 मॉलिक्यूलर वेट, एक है 40 मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि 100 था तो एक सब यूनिट 60 की, एक 40 की। अब जब ये दोनों मूव करेंगे, तो जो पतला वाला सब यूनिट है, फिर जो छोटा सब यूनिट है, वो फास्ट मूव करेगा और बड़ा वाला सब यूनिट ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इन दोनों को सेपरेट कर लिया, दो सब यूनिट्स को, ठीक है। अब हम आते हैं
हमारे जो स्टेटमेंट थी, एक्चुअल स्टेटमेंट जो थी हमारी उसके ऊपर, कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी हमारी, कि डीएनए पॉलीमरेज जो है इस डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर के पास में 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। अब ये जो 3 सब यूनिट्स है, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा, ये नॉर्मली लिखी हुई है बुक्स के अंदर, लेकिन हमें कैसे पता कि 3 ही है? तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से हमने कैसे देखा, नॉर्मली एक सेल ली, सेल को किया होमोजिनेट करके इसका कंटेंट बाहर निकाला। इसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। फिर हमने इनको सेपरेट किया और एक केवल प्रोटीन को बाहर निकाला। अभी जो प्रोटीन हमने बाहर निकाला है, इस प्रोटीन को हम वापस से सेपरेट करेंगे और एक जो हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस प्रोटीन को बाहर निकालेंगे। वो प्रोटीन है कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। तो इस ट्यूब के अंदर हमने हमारे डीएनए पॉलीमरेज को सेपरेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका 2 करेंगे। एक तो नेटिव पेज करेंगे, दैट मीन्स बिना बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और एसडीएस के डायरेक्ट डाल देंगे जेल के अंदर, और एक करेंगे एसडीएस पेज। इसके अंदर मित्र की जरूरत पड़ेगी जो कि है एसडीएस, ठीक है। तो इस ट्यूब को हमने क्या किया, सबसे पहले तो सीधा ही जेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये जो सैंपल था हमारा, हमने वेल के अंदर लोड कर लिया। वेल के अंदर लोड करते ही हम देखते हैं कि अभी तो जो प्रोटीन है वो बाउंडेड फॉर्म में है और फोल्डेड है। तो हमको क्या मिला, हमने क्या देखा, हमें मिला बैंड 100 किलो डाल्टन पर। अब हमने क्या किया, इस सेम डीएनए पॉलीमरेज को एसडीएस एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल दिया। जब जैसे ही हमने इसको एसडीएस और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल देते हैं और फिर जब हम वापस से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, अब ये ट्यूब है, इसके अंदर हमारा प्रोटीन है और प्रोटीन के पास में एसडीएस और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल दे रखा है। देते ही हमने इसको वेल के अंदर डाला तो हम देखते हैं हमको 3 सबयूनिट मिलती है। एक मिलती है 60 की, एक मिलती है 30 की और एक मिलती है 10 की। 3 बैंड शो हो रहे हैं। एसडीएस और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल देने के बाद में 3 बैंड शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रोटीन जो था वो 3 अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बना था, जो नॉर्मल नेटिव पेज करने के बाद तो अलग अलग नहीं हुए, क्योंकि सब यूनिट्स का हमने अलग करने का यूज दिया नहीं था, तो वो फोल्डेड फॉर्म में मूव करता रहा और एक पर्टिकुलर जगह पर एक ही बैंड शो किया। लेकिन जैसे ही हमने उसको एसडीएस या बीटा मरकैप्टोइथेनॉल दिया, तो ये देते ही उनकी सारी सब यूनिट्स अलग अलग हो गई, और अलग अलग होते ही वो सारी सब यूनिट्स लीनियर हो गई। लीनियर होते ही जैसे ही हमने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते ही तीनों सब यूनिट्स अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अलग अलग तरीके से मूव करती है। किसी का मॉलिक्यूलर वेट 60 था तो वो धीरे धीरे मूव कर रही है, किसी का 30 था वो इंटरमीडिएट मूव कर रही है, किसी का 10 था बहुत फास्ट मूव कर रही है। तो इस तरीके से तीनों जो सब यूनिट्स हैं हमने वो सेपरेट कर ली। तो हम कह सकते हैं, तो अब हम आसानी से ये स्टेटमेंट को करेक्ट बोल सकते हैं कि दैट डीएनए पॉलीमरेज हैव 3 सब यूनिट्स, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। गॉट इट? यहां तक बात आ गई समझ में?
एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हमने ये तो पता लगा लिया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, उस डीएनए पॉलीमरेज के पास में 3 सब यूनिट्स है। लेकिन क्या यही पता ना लगाना इनफ है? नहीं ना, अभी हमें स्ट्रक्चर थोड़ा ना पता है कि डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर कैसे है, कि तीनों सब यूनिट्स आपस में कैसे बाइंडेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज या कोई भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर हम आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। सेल थी, होमोजिनेट किया, सारा कंटेंट ट्यूब में एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सेपरेट किया जिसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को हमने नेटिव दिया जिसमें 100 का बैंड शो कर रहे थे। फिर हमने इसको ही SDS प्लस बीटा मरकैप्टो इथेनॉल दिया और वापस से जेल किया। जेल करते ही हम देखते हैं तो 60 का, 30 का और 10 का आया, अल्फा एप्सिलॉन थीटा। अब हमें 3 सबयूनिट तो मिल गई। हमने ये भी पता कर लिया कि 3 सबयूनिट से मिलकर बना है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों सबयूनिट्स में से बड़ी सबयूनिट कौन सी है या फिर छोटी सबयूनिट कौन सी है? एक सबयूनिट है जिसका साइज शायद बड़ा हो, दूसरी सबयूनिट है जिसका साइज शायद छोटा हो, तीसरी सबयूनिट का शायद और भी छोटा हो। तो कैसे पता चलेगा? बताओ। अबे आंखें फाड़ के देखो। 60 मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसका साइज ही बड़ा होगा। 30 मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट इंटरमीडिएट है तो वो थोड़ा उसका साइज छोटा होगा, और जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ही कम है उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो इससे हम इस वजह से हम क्या बता सकते हैं कि जो अल्फा की जो साइज है दैट मीन्स हम बता सकते हैं कि जो अल्फा की साइज है वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद में जो एप्सिलॉन की साइज है वो थोड़ी छोटी होगी, और जो थीटा की साइज है वो बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो अब हमने तीनों सबयूनिट्स की साइज पता कर ली। अब हमें ये पता करना है कि ये तीनों सबयूनिट्स अरेंज्ड कैसे है, दैट मीन्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी है कि एक पर्टिकुलर सही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो कैसे भी जुड़ी हो सकती है, क्या पता कि जो अल्फा हो वो एप्सिलॉन के साथ भी जुड़ा हो और थीटा के साथ भी जुड़ा हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी सच हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी सच हो सकती है कि जो अल्फा है वो केवल एप्सिलॉन के साथ जुड़ा हो और एप्सिलॉन केवल थीटा के साथ जुड़ा हो, थीटा अल्फा के साथ जुड़ा भी ना हो। ये भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अल्फा जो है वो थीटा के साथ जुड़ा हो, एप्सिलॉन के साथ जुड़ा ही ना हो। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी सच हो सकती है और कोई सी भी स्ट्रक्चर सही हो सकती है। ऐसे थोड़ा ना कि हम देख के बता सकते हैं, देख तो जाएगा नहीं हमसे देखा तो, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखते हैं तो भी प्रोटीन हमें केवल डॉट की तरह दिखाई देगा। अब इस डॉट में ढूंढने थोड़ा ना बैठेंगे कि कौन सी सब यूनिट कहाँ जुड़ी हुई है, कौन सी सब यूनिट किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि तीनों जो सब यूनिट्स हैं वो तीनों सब यूनिट्स आपस में किस प्रकार जुड़ी हुई है? क्या वो इस फॉर्म में है, क्या वो इस फॉर्म में है, या फिर वो इस फॉर्म के अंदर है? हाउ वी नो? तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पता करने की एक टेक्निक होती है जिसका नाम है फ्रेट। क्या नाम है? फ्रेट। अब ये फ्रेट क्या होता है?
तो फ्रेट की फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब ये फ्लोरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या है? वर्ड पकड़ते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट को उठाते हैं। फ्लोरोसेंट क्या है? फ्लोरोसेंट का मतलब होता है एमिशन ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है फ्लोरोसेंट का? एमिशन ऑफ लाइट। फ्लोरोसेंट का मतलब है एमिशन ऑफ लाइट, और एमिशन ऑफ लाइट में लाइट का मतलब है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का क्या मतलब है? अब लाइट को उठाते हैं, लाइट का मतलब है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट है विबग्योर। दैट मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दैट मीन्स जितने भी कलर हमको दिखते हैं, वो सारे कलर जो हैं वो विजिबल लाइट के अंदर आते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट, तो इसका मतलब है कहीं से अगर हमको कलर निकलता हुआ दिख रहा है किसी मॉलिक्यूल से, तो वो कहलाएगी फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट निकलते किससे? फ्लोरोसेंट मिलती किससे? फ्लोरोसेंट मिलती है एक मॉलिक्यूल से। तो एक मॉलिक्यूल जब विजिबल लाइट ग्लो करे या फिर एमिट करे और हमें वो मॉलिक्यूल चमकता हुआ दिखाई दे किसी कलर में, तो उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस। और वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिससे वो कलर शो हो रहा है वो कहलाता है फ्लोरोक्रोम। दैट मीन्स कि फ्लोरोक्रोम एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने एक लाइट एमिट करी, लाइट एक्साइटेशन लाइट दी। लाइट देते क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमें लाइट शो करने लगा, विजिबल लाइट शो करने लगा, और वो विजिबल लाइट जो थी वो चमकती हुई हमें दिखाई दी। तो मॉलिक्यूल हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कहलाएगा फ्लोरोक्रोम, और उससे जो लाइट आ रही है वो कहलाएगी फ्लोरोसेंट, ठीक है। अब बात आई कि पर्टिकुलर जो फ्लोरोक्रोम है, ये जो मॉलिक्यूल है फ्लोरोक्रोम, वो क्या है? क्यों ये फ्लोरोक्रोम हमें लाइट शो करता है? ऐसा क्या है इस फ्लोरोक्रोम के अंदर कि ये हमें विजिबल लाइट शो कर रहा है, हमें अलग अलग ग्रीन कलर की लाइट शो कर रहा है, रेड कलर की लाइट शो कर रहा है, येलो की लाइट शो कर रहा है? ऐसा क्या है इस फ्लोरोक्रोम के अंदर? तो ये जो फ्लोरोक्रोम होता है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस पाया जाएगा मेन एटम का, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट देंगे, जैसे ही हमने इस फ्लोरोक्रोम को एनर्जी दी या फिर लाइट दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा कि वो उस एनर्जी का कुछ ना कुछ यूज करेगा। ऐसा तो नहीं कि एनर्जी लेके बैठा रहेगा। जैसे ही आपको एनर्जी मिल जाती है तो आप भी कूदने फांदने लग जाते हो। जब आपने खाना खाया, आपने एनर्जी ली, आपके अंदर एनर्जी आ गई, तो कुछ तो वर्क करोगे। ऐसा नहीं कि आप सो जाओगे। खैर आजकल सो भी जाते हैं, वो भी बात अलग है, वो भी एक वर्क ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन को जब आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी स्टेट छोड़कर हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में आया, अब इलेक्ट्रॉन हो गया अनस्टेबल। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपने किसी को पैसे दिए, एक बार आपने किसी को पैसे दे दिए, पैसे देते ही उसके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी आते ही वो पैसे उड़ाने लग गया, मतलब उड़ा रहा है, और उसने घर बना लिया, घर रेंट पे ले लिया, बहुत अच्छा खासा, और अच्छे से रह रहा है। लेकिन अब आपने क्या किया? पैसे देना बंद कर दिया। पैसे देने बंद करते ही अब उसको
याद आएगी अपनी असली औकात, कि उसकी औकात क्या है। अब वो आएगा वापस से अपने पुराने एनर्जी स्टेट में। इलेक्ट्रॉन जैसे ही हाई एनर्जी स्टेट में गया, वहां वो हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल होते ही अब उसने क्या किया, जो बची हुई एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी वो उसने एमिट कर दी। जैसे ही ये अपनी एनर्जी एमिट कर देगा, अपनी एनर्जी इसने एमिट कर दी, तो एनर्जी को एमिट करके या फिर बाहर निकालकर वापस से जब ये अपने पुराने वाले उसमें जाएगा, पुराने वाले शेल में जाएगा या पुराने वाले कक्षक में जाएगा, तो जो एनर्जी निकली है वो हमें विजिबल लाइट के रूप में शो होगी। समझ में आया कैसे? ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक लाइट दी जिसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे ही हमने इसको एक्साइटेशन एनर्जी की लाइट दी तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये आउटर शेल में आ गया, हाई एनर्जी कक्षक के अंदर आ गया। जैसे ही हाई एनर्जी का कक्षक के अंदर आएगा, अब ये यहां हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल होते हुए उसे अपने हुआ गलती का एहसास कि मुझे जो एनर्जी मिली थी मैंने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया, अब इन्होंने तो मुझे एनर्जी देना छोड़ दिया। अब आपने जब इसको एनर्जी देना बंद किया तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को वापस से एमिट कर दिया, और एमिट करके ये वापस से अपने पुरानी स्टेट के अंदर या फिर लो एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो अब इसने एनर्जी एमिट की है वो एनर्जी हमें विजिबल लाइट के रूप में शो होगी। तो जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए दी है वो कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वापस से अपने पुराने स्टेट में जाने के लिए बाहर निकालेगा वो कहलाएगी एमिशन एनर्जी। ठीक है, अब यहां एक और बात कि जो एमिशन एनर्जी होती है, कि जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एमिशन एनर्जी की वेवलेंथ से कम होती है। दैट मीन्स जो हमने एनर्जी दी है, उसे एक्साइट करने के लिए, उसकी जो वेवलेंथ है वो हमेशा कम होगी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा उस एनर्जी से। गॉट इट? तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फ्लोरोक्रोम को दी एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी दी हमने 200 नैनोमीटर की। तो इससे जो हमें अब लाइट मिलेगी या फिर जो हमें एमिशन एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 450 नैनोमीटर की, या फिर मोर देन 200 नैनोमीटर। उसकी जो वेवलेंथ होगी वो हमेशा एक्साइटेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो पुरानी जगह जाते हैं। हम क्या देख रहे थे? फ्लोरोक्रोम से फ्लोरोसेंट। सबसे पहले हमने फ्लोरोसेंट वर्ड उठाया, फ्लोरोसेंट वर्ड उठाते ही हमने पता किया फ्लोरोसेंट क्या है, फिर उसके अंदर हमने देखा फ्लोरोक्रोम क्या है, फ्लोरोक्रोम कैसे वर्क करता है, कैसे ये लाइट शो करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारे फ्रेट के ऊपर कि एनर्जी ट्रांसफर का क्या मतलब है। एनर्जी ट्रांसफर का क्या मतलब है? ठीक है, तो अब हम पता करते हैं। नेक्स्ट में चले जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ट्यूब ली थी, उस ट्यूब के अंदर हमने एक प्रोटीन लिया। इस प्रोटीन का हमने क्या किया, नेटिव पेज किया, फिर एसडीएस किया।
एसडीएस करने से हमको क्या मिला, एसडीएस करने से हमको मिला कि इसके पास में 4 सब यूनिट्स हैं, 2 3 4 बैंड आए, ए बी सी डी, इसके पास में 4 सब यूनिट्स हैं। ये जो ए सब यूनिट है, ये बी सब यूनिट है, ये सी है और ये डी है। अब कोई सी भी सब यूनिट किसी के भी साथ अटैच हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमने ए को दिया रेड फ्लोरोक्रोम, बी को दिया ब्लू फ्लोरोक्रोम, सी को दिया हमने येलो और डी को हमने दिया ग्रीन, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम ए को लाइट देंगे तो हमें रेड मिलना चाहिए, बी को जब हम लाइट देंगे तो हमें ब्लू मिलना चाहिए, सी को जब हम लाइट देंगे तो हमें येलो, डी को हमें चाहिए ग्रीन। लेकिन एक साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, एक साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया जब भी हम ए को लाइट दे रहे हैं तो हमें रेड मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने सी को लाइट दी तो हम देखते हैं हमें ब्लू मिल रहा है, मतलब हमने उसको येलो फ्लोरोक्रोम दिया था, फिर भी जब हमने उसको लाइट दी तो हमें ब्लू लाइट मिल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होगा कि जब हमने इसको येलो फ्लोरोक्रोम लाइट दिया तो ब्लू कैसे मिल गया, ब्लू कैसे मिल गया? तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई। मैंने पूछा सी से कि ऐसा क्या हो गया कि ऐसा किसने कर दिया तुम्हारे साथ कि मैंने तुम्हें येलो फ्लोरोक्रोम दिया था, फिर भी जब मैंने तुम्हें लाइट दी तो तुम ब्लू लाइट शो कर रहे हो, तुम बी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने ब्लू फ्लोरोक्रोम तो बी को दिया था, तो उसकी तरफ से आनी चाहिए थी ब्लू लाइट, तो तुम्हारी तरफ से ये ब्लू लाइट कैसे आ गई? तो सी ने बोला कि देखो सर, अब हमारी गलती नहीं है, मैं और बी जो है बहुत करीब आ चुके हैं एक दूसरे के। अब अगर आप मुझे लाइट दो चाहे बी को लाइट दो, हम तो दो जिस्म एक जान हो गए हैं, हम तो एक जगह आ चुके हैं। आप चाहे मुझे लाइट दो चाहे किसी को भी लाइट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप मुझे लाइट दोगे तो मैं अपनी एनर्जी बी को ट्रांसफर कर दूंगी और बी जो है वो ब्लू फ्लोरोक्रोम शो करेगा कि अच्छा ऐसा हो रखा है, तुम लोगों के बीच में ये सब चल रहा है। तो हमने क्या देखा, इसका मतलब है अगर हमने सी को लाइट दी है और वो ब्लू फ्लोरोक्रोम शो कर रहा है, इसका मतलब है बी और सी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेक्ट जब कर रहे हैं तो इसको एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए अब हम क्या करते हैं, दो दो का एक पेयर बनाते हैं। अलग अलग ट्यूब्स ली, पहली ट्यूब के अंदर हमने रखा ए को और बी को, दूसरी ट्यूब के अंदर हमने रखा बी को और सी को, तीसरी ट्यूब के अंदर हमने सी को और डी को रख दिया, ठीक है। तो जब हमने पहली ट्यूब के ऊपर लाइट शो करी तो क्या हुआ, पहली ट्यूब के अंदर जैसे हमने लाइट दी ए को, तो जब हम जैसे ही ए को लाइट देते हैं, ए के पास में रेड फ्लोरोक्रोम है और बी के पास में ब्लू फ्लोरोक्रोम है। तो जैसे ही हमने ए को लाइट दी तो हमें क्या मिल रहा है, हमें केवल रेड लाइट मिल रही है। और जब हम बी को लाइट दे रहे हैं तो हमें ब्लू लाइट मिल रही है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, ए और बी आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है। सेकेंड जब ट्यूब के अंदर जब हमने बी को लाइट देते हैं, या फिर जब सेकेंड ट्यूब के अंदर हम सी को लाइट देते हैं तो हमें मिलता है क्या, जबकि सी के पास क्या था, येलो फ्लोरोक्रोम, और बी के पास था ब्लू फ्लोरोक्रोम। जैसे हमने सी को लाइट दी तो इससे हमें ब्लू लाइट आई। अब वो कैसे आई ब्लू लाइट, तो जैसे ही हमने सी को लाइट दी और सी के ऊपर जो येलो फ्लोरोक्रोम था, सी के ऊपर जो येलो फ्लोरोक्रोम लगा हुआ था, उस येलो फ्लोरोक्रोम के एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते ही एमिट करते ये जो एमिशन एनर्जी थी जो कि येलो लाइट शो करना चाहिए था, इस एमिशन एनर्जी को किसने ले लिया, बी के ब्लू फ्लोरोक्रोम ने। ये जो एमिशन एनर्जी थी अब बी के ब्लू फ्लोरोक्रोम ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। जैसे ही बी ने एमिशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो अब जो बी का ब्लू फ्लोरोक्रोम है वो एक्साइट हो गया। अब ब्लू फ्लोरोक्रोम एक्साइट हुआ है, हमने लाइट दी थी येलो फ्लोरोक्रोम को, लेकिन वो लाइट ट्रांसफर होकर, वो एनर्जी ट्रांसफर होकर सी से बी के अंदर आ गई। और बी के अंदर जब वो आ गई तो बी के पास ब्लू फ्लोरोक्रोम है, और बी के पास जब ब्लू फ्लोरोक्रोम है तो हमें लाइट कौन सी शो होगी, ब्लू लाइट।
तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि दो सबयूनिट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम हमारे आते हैं मेन मोटिव पे, जो कि है हमारा डीएनए पॉलीमरेज वाला। उस मुद्दे को सॉल्व करते हैं कि इसकी कैसे स्ट्रक्चर पता करें। तो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर हमने देखा था कि अल्फा जो सब यूनिट्स थी वो सबसे बड़ी थी, फिर उससे थी छोटी एप्सिलॉन, और फिर उससे छोटी थी थीटा। अल्फा को हमने रेड फ्लोरोक्रोम दे दिया, एप्सिलॉन को हमने ब्लू दे दिया, और इसको हमने येलो दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हमने अल्फा को लाइट दी तो हम देखते हैं अल्फा शो कर रहा है ब्लू फ्लोरोक्रोम। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने अल्फा और एप्सिलॉन को साथ में रखा, और जब हमने अल्फा को लाइट दी तो हम देखते हैं कि अल्फा रेड लाइट शो करने के बजाय ब्लू लाइट शो कर रहा है। दैट मीन्स अल्फा और एप्सिलॉन जो है आपस में इंटरेक्टेड है, तभी जाकर अल्फा की जो हमने एनर्जी दी थी वो उसके फ्लोरोक्रोम में शो करने के बजाय जो एप्सिलॉन का फ्लोरोक्रोम था वो शो कर पा रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो यहां से ट्रांसफर होते हुए एप्सिलॉन के अंदर आ गई, और एप्सिलॉन ने अपनी एनर्जी ब्लू शो की। दूसरे ट्यूब के अंदर जैसे ही हमने क्या किया, अल्फा और थीटा को साथ में लिया, और जब हमने एनर्जी इस पे ऊपर डाली तो हम देखते हैं कि नॉर्मली हमें रेड लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन हमें मिल रही है यहां से येलो लाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्फा और थीटा इतने क्लोज हैं या फिर इतने इंटरेक्टेड हैं एक दूसरे से कि जब हमने अल्फा को लाइट दी तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली थीटा ने, और थीटा ने वो लाइट एब्जॉर्ब करके येलो लाइट शो करी। दैट मीन्स अल्फा जो है, तो यहां से हमें क्या मिल गया कि अल्फा इंटरैक्ट्स विद एप्सिलॉन, और यहां से हमें क्या मिल गया, अल्फा इंटरैक्ट्स विद थीटा। ठीक है, अब तीसरे इसके अंदर हम क्या देखते हैं, तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ट्यूब के अंदर थीटा और एप्सिलॉन को ले लिया। अब जब हम थीटा के पास कौन सा था, थीटा के पास येलो फ्लोरोक्रोम था, तो थीटा के पास जब येलो फ्लोरोक्रोम है और एप्सिलॉन के पास में ब्लू फ्लोरोक्रोम है, तो जब हम थीटा को लाइट शो कर रहे हैं तो हमें येलो लाइट ही मिल रही है, और जब हम एप्सिलॉन को कोई कलर शो कर रहे हैं तो हमें ब्लू लाइट मिल रही है। दैट मीन्स इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों अपनी अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं, और जब ये दोनों अपनी अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं तो ये दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, और जब इंटरेक्शन नहीं है सो थीटा डजंट इंटरैक्ट विद एप्सिलॉन। तो एक स्ट्रक्चर कैसे बनी, स्ट्रक्चर हमने कैसे बना ली कि सबसे बड़ी सब यूनिट अल्फा, ठीक है, अल्फा दोनों से इंटरेक्ट कर रहा है, बीटा से भी और एप्सिलॉन से भी, लेकिन बीटा और एप्सिलॉन आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमने फ्रेट का यूज लेते हुए हमने डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर को पता कर लिया। तो आज हमने दो स्टेटमेंट के ऊपर क्लैरिटी हासिल कर ली कि सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये कि एक प्रोटीन के अंदर कितने सब यूनिट्स हमें कैसे पता चलेगा, और दूसरी स्टेटमेंट ये कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और वो जो कॉपी या फिर बुक्स के अंदर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। अब हम कितना भी बड़ा प्रोटीन हो या फिर कोई सा भी प्रोटीन हो, कहीं से भी प्रोटीन ले आओ आपको, वो आप बिना देखे बिना उसकी स्ट्रक्चर याद किए हुए आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने इन दो बेसिक मुद्दों पर चर्चा की। कल हम वापस से मिलते हैं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं।